हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये मोशन इन 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन आपको कई जगह पर मिलेगा, इवन 11 में भी मिलेगा और 12 के भी कई टॉपिक में आपको मिलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, जैसे किसी भी पार्टिकल को, आप कोई भी छोटा सा पत्थर ले लीजिए, है ना, किसी भी पार्टिकल को अगर आप किसी सर्टेन एंगल से, मान लीजिए चौकी है, किसी सर्टेन एंगल से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, किसी सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, तो वैसे स्थिति में जो मोशन होगा पार्टिकल का, जो मोशन होगा पार्टिकल का, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। जैसे किसी भी पत्थर को आप फेंक देते हो तो उसका पाथ कैसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह से पार्टिकल जाता है, पाथ ऐसा होता है या नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। तो यह जो मोशन होगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। एंड पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ। ये पाथ कैसा कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल पाथ कहलाएगा। पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ। और प्रोजेक्टाइल पाथ को पैराबोलिक पाथ भी कहा जाता है मैथमेटिक्स के अनुसार, ठीक है। फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, मैथमेटिक्स में इसको पैराबोला कहा जाता है। इस वजह से इसको पैराबोलिक पाथ भी कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ क्या, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली, मतलब तिरछा। क्योंकि जब ऐसे फेंकेंगे तो ये तो वर्टिकल मोशन हुआ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं फेंकना, ये तो वर्टिकल मोशन होगा जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो नेचुरली तिरछा फेंकना है, चाहे आप इधर फेंक दीजिए चाहे आप इधर फेंक दीजिए, कोई भी एंगल, 30 डिग्री ले लीजिए, आप 60 डिग्री ले लीजिए, किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट कर लीजिए। आई बात समझ में, किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट कर लीजिए। तो ये इसको डिफाइन किया गया है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली देन मोशन ऑफ द पार्टिकल सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन एंड पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल पाथ। यह जो पाथ होगा इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल पाथ बोलेंगे। आई बात समझ में, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल पाथ। और यह जो मोशन होगा इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। देखिए जैसे मान लो किसी भी पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी सर्टेन एंगल से, ये एंगल है थीटा मान लीजिए, और यह क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो u जो है इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। u को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए किसी सर्टेन वेलोसिटी से अगर हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो अब सवाल ये है कि कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी होगा, कुछ इस डायरेक्शन में भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल पाथ में जब जाता है इस तरह से, तो इधर भी जाता है, ये डायरेक्शन भी डिस्टेंस कवर करता है। तो यह जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हुआ। फिर इस डायरेक्शन में भी जाता है, ऊपर भी जाता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये किधर जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में भी जाता है, वर्टिकल में भी जाता है, और इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी पार्टिकल जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है। आई बात समझ में, इसलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो अब सवाल यह है कि जब 2 डायमेंशनल मोशन है तो इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये u है, ये थीटा है, तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा की तरफ इसका कंपोनेंट कॉस लगेगा, इधर क्या होगा
साइन लगेगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो यू कॉस थीटा इधर, यू साइन थीटा इधर। बताइए, थीटा की तरफ कॉस मार देना है और दूसरी तरफ साइन मार देना है, ठीक है। तो यू कॉस थीटा कैसा वेलोसिटी होगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा। यू कॉस थीटा कैसा वेलोसिटी होगा, यू कॉस थीटा कैसा वेलोसिटी होगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल वेलोसिटी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या कह सकते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ में। और यू साइन थीटा को क्या बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आई बात समझ में। तो देखिए ये कैसा वेलोसिटी हुआ, वर्टिकल वेलोसिटी, ये कैसा वेलोसिटी हुआ, हॉरिजेंटल वेलोसिटी। और इसमें खास बात यह है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का हमेशा कांस्टेंट होता है। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, चेंज करता है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, चेंज करता है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब सवाल है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होता है और वर्टिकल वेलोसिटी क्यों चेंज करता है। तो इसके पीछे रीजन यह है कि सबसे पहले वर्टिकल वेलोसिटी जो चेंज करता है, इसके पीछे कारण है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, जी का कारण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कारण हो सकता है। और निश्चित रूप से वही कारण है कि जब बॉडी ऊपर जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, अपोज करता है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपोज करेगा, इस वजह से ये वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटते 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 जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाने के क्रम में घटेगा, लेकिन फिर जब यहाँ से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। ये वेलोसिटी क्या होगा, फिर बढ़ेगा। आई बात समझ में। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटेगा। आई बात समझ में। और जैसे जैसे नीचे आएगा बढ़ेगा। तो पहले तो इस बात को हम लिख देते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करता है एट एवरी पॉइंट। वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पर क्या होता है, चेंज करता है। और ये भी आप समझे कि अपवर्ड मोशन होगा तो डिक्रीज करेगा, है ना। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन decreases and during downward motion क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाउनवर्ड मोशन कारण समझ में आ गया। यहाँ पर जब नीचे जाएगा तो ग्रेविटी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जब ऊपर जाएगा तो अपोज करेगा। तो इस वजह से जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वह हमेशा ही चेंज करता है। क्या होता है, ये हमेशा ही चेंज करता है। लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज द बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब क्यों कांस्टेंट रहता है, तो ये बताइए, क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स। तो जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को घटाने वाला भी कोई नहीं है। आ रही बात समझ में। जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है
तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को घटाने वाला भी कोई नहीं है। आई बात समझ में? ये इस टॉपिक का बैकबोन है, याद रखिएगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अब घटेगा या बढ़ेगा ये तो बात हो गई, लेकिन चेंज करेगा ये श्योर है। और मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी पक्का। हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट कितना, u cos। जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी बदलेगा ही नहीं तो इसका वैल्यू तो सब जगह u cos थीटा के ही बराबर होगा। आई बात समझ में? हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे इसको प्रैक्टिकल तौर पर और आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि किसी भी पत्थर को अगर हम हॉरिजेंटली ऐसे फेंक दें, हॉरिजेंटली मान लीजिए फेंक दिया ऐसे, ठीक है, और ग्रेविटी को हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, ग्रेविटी को हटा दीजिए, क्या ये पत्थर कभी गिरेगा? कभी रुकेगा? कहां जाएगा? चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी हमेशा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में घटाने वाला कोई नहीं है, गिराने वाला तो वो जी था जिसके वजह से गिर जाता है, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी घटाने वाला कोई नहीं है। इस वजह से हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है? चेंज करता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरी बात, ये पॉइंट इसका क्या है? मैक्सिमम हाइट है। ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम हाइट है। h ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है। डायग्राम बना चुके हैं आप लोग? तो ये h क्या है? मैक्सिमम हाइट है। और मान लो ये पॉइंट अगर a है और ये पॉइंट b है, तो यहां से किसी पार्टिकल को अगर फेंकते हैं, यहां आकर के गिरता है, तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जब तक बॉडी हवा में रहा, जब तक बॉडी हवा में रहा, क्या बोलेंगे उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। ऊपर वाला डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। देखिए फिर h को क्या बोलेंगे? h को क्या बोलेंगे? h को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। ये देखने से ही लग रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट है कि नहीं? h को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। और यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है इसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम को t से इंडिकेट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। और ऐसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जब तक बॉडी हवा में रहा। तो आप किसी भी पत्थर को जब फेंक देते हैं तो वो जब तक हवा में रहता है, ठीक है, तो वह जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और मान लो कि यहां से हमने इसको फेंका, यहां पर पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, है ना? जैसे वर्टिकल मोशन में होता था, तो उसी तरह से क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ एसेंट। और यहां से आने में क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ डिसेंट। और यहाँ भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होगा। ये हम लोग देखेंगे भी, आगे साबित भी करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होगा। आई बात समझ में? अच्छा ये बताइए, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? 0। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट तो होगा, बात सही है, लेकिन कितना होगा? u cos थीटा होगा। और ये नेचुरली कांस्टेंट है, तभी तो हम ये ले रहे हैं। हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा होगा। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ? और फिर देखिए यहां पर वेलोसिटी कितना है? जिस वेलोसिटी से फेंका गया था u है। जिस वेलोसिटी से फेंका गया था, जब यहां पर बॉडी गिरता है तो उसी वेलोसिटी से फिर गिरेगा। जैसे वर्टिकल मोशन में होता है, सेम लेवल सेम वेलोसिटी,
सेम लेवल सेम वेलोसिटी, मतलब स्पीड की बात, मैग्नीट्यूड की बात, डायरेक्शन तो चेंज होगा, है ना। जैसे यहां पर अगर 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो यहां से बॉडी गिरेगा, ये 50 मीटर पर सेकेंड से ही गिरेगा, ठीक है। और फिर देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। आर इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रेंज, या सिर्फ इसको रेंज भी कहा जाता है। रेंज का मतलब हॉरिजेंटल रेंज से ही होता है। रेंज का मतलब हॉरिजेंटल रेंज से ही होता है। ये आपका हॉरिजेंटल रेंज हुआ या रेंज हुआ। और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। और यह जो हाइट है इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। और इस तीनों ही के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है जिस पर मैं बात करूंगा, जिसको कि निकालना ये पहले मेरा टारगेट होगा यहाँ पर, कि क्या मैक्सिमम हाइट का वैल्यू होता है, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू होता है, क्या रेंज का वैल्यू होता है। तीनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो हम लोग निकालेंगे। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान रखिए इस पूरे टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट जो आपके पास है, कहीं भी किसी भी टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट होता है वह लिमिट होता है। प्रॉब्लम अनलिमिट होता है, कॉन्सेप्ट लिमिट होता है, सर्टेन कॉन्सेप्ट होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम फाइनली आपको 2 ही लाइन का कॉन्सेप्ट देंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 2 ही लाइन का आपको कॉन्सेप्ट देंगे जिस पर कि पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आपका टिका हुआ है, चाहे वो थ्योरी टिका हुआ है, चाहे वो प्रॉब्लम टिका हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट मात्र 2 लाइन होगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पहले इसको लिख लीजिए, हम साइड हो जाते हैं थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालेंगे, और फिर हॉरिजेंटल रेंज के लिए निकालेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के लिए, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, फिर हॉरिजेंटल रेंज के लिए। और कंसेप्ट को समझिए, यहां पर यह वेलोसिटी क्या कहलाता है? यह वेलोसिटी क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यह वेलोसिटी क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल वेलोसिटी या हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। यह क्या कहलाता है? वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब भी हम कभी इक्वेशन लिखेंगे तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंसीडर नहीं होगा या जी कंसीडर नहीं होगा। जब इस डायरेक्शन में लिखेंगे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो मान लीजिए कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, इधर कोई भी एक्सेलरेशन का यूज नहीं होगा, जी का यूज नहीं होगा। मान लीजिए अगर डिस्टेंस ही निकालना है कि इस डायरेक्शन में कितना कवर किया, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो भी है यू cos थीटा इनटू टी, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सबसे मार्केबल पॉइंट ऑफ मिस्टेक ये होता है। आदत होता है जब भी x की बात होती है तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हाफ at स्क्वायर नहीं लगेगा, हाफ gt स्क्वायर नहीं लगेगा। आई बात समझ में? ये लगेगा किधर? वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा इसलिए कि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी हर जगह क्या होता है? u sin थीटा चेंज करता है। और u sin थीटा तो एक्चुअली जिस समय जहां पर फेंकते हैं वही होता है, उसके बाद तो घटता जाता है। अब यहाँ लिखते नहीं है तो ऊपर ही लिखना होगा, लेकिन जब फेंकते हैं वही u sin थीटा, उसके बाद तो फिर थीटा चेंज किया, इसका वैल्यू फिर घटा। आई बात समझ में? ऊपर गया तो फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा। बात समझ रहे? तो यहाँ कंसेप्ट ये है, समझिए कि दोनों वेलोसिटी का 2 अलग अलग काम है। दोनों वेलोसिटी का 2 अलग अलग काम है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी का काम
बॉडी को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जाना है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी का काम बॉडी को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब इधर ले जाना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। और वर्टिकल वेलोसिटी का काम बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाना है। हॉरिजेंटल का काम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, वर्टिकल का काम वर्टिकल डायरेक्शन में। दोनों का डिपार्टमेंट बटा हुआ है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि अगर जो भी जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसका उस डिपार्टमेंट का काम है। आई बात समझ में? जो जिसका मिनिस्टर है उसका वो काम है। आई बात समझ में? बात समझ में आया कि नहीं? अब मान लो कि अगर आदमी बीमार पड़ता है तो जो है आदमी के डॉक्टर वो सही करते हैं। अगर मान लो गाय घोड़ा कोई बीमार पड़ गया तो फिर उसके लिए वेटनरी डॉक्टर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट तो बटा हुआ है ना। तो यहाँ भी डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी का काम जो है बॉडी को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले जाना, और वर्टिकल वेलोसिटी का काम बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाना। बस यहाँ समझिए, बस यहीं पर कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का। जब भी वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी मतलब u cos थीटा को छूना तक नहीं है, इसको छूना तक नहीं, कुछ नहीं इसका यूज उसमें होगा। ठीक है, फिर सुनिए, जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को छूना तक नहीं है, कुछ नहीं उसका यूज उसमें है। ठीक है, और जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन वाले वेलोसिटी को कुछ नहीं करना, उसका कोई यूज उसमें नहीं है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी को पकड़ना है और उसके अनुसार इक्वेशन को लगाना है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देखिए, जैसे मैक्सिमम हाइट को निकालने की बात है, तो ये बताइए हाइट को जो निकालने की बात है तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? वर्टिकल की हॉरिजेंटल? ये वर्टिकल हुआ, ये वर्टिकल हुआ। तो वर्टिकल वेलोसिटी की जरूरत इसमें पड़ेगी। देखिए जैसे ये आपको मैक्सिमम हाइट है, इसका एक सब फिगर हम बनाते हैं। ये मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर एक सब फिगर बनाते हैं। ये बताइए जब यहाँ पर बॉडी है, मतलब यहाँ पर, तो ये वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा। और जब टॉप पे पहुंच गया तो ये वेलोसिटी कितना हो गया? यहाँ पर 0 हो गया ना। यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना हो गया? जैसे यहाँ पर ये वेलोसिटी कितना हो गया बताए थे अभी? dy कितना हो गया? आई बात समझ में? तो यहाँ पर तो u sin थीटा हुआ और यहाँ पर 0। अच्छा फिर ये बताइए, और यही जो है ये मैक्सिमम हाइट है, तो h निकालना है, v 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u sin थीटा है। फिर सुनिए, मैक्सिमम हाइट h को निकालना है, यहाँ पर ये u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बताइए इसमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए? सेकेंड s इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपके पास बस वही 3 का यूज होगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as और v इक्वल टू u प्लस माइनस 80। इक्वेशन ऑफ मोशन वही है, उसी का यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोच के यूज करना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s वाला। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और h निकालना है, तो ज्यादा अच्छा यही वाला होगा। तो v स्क्वायर, मान लो ये भी हम लिख देते हैं, हालांकि ये गलत लिख रहे हैं समझाने के लिए। u स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पर g और s के स्थान पर h और v के स्थान पर दे दें, v के स्थान पे 0। अच्छा चलो पहले हम यही लिख देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कर रहे हैं। v के स्थान पर क्या दे दें? 0। u के स्थान पर, यहाँ देखिए u के स्थान पर u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो यहाँ बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? v स्क्वायर, यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, इक्वल टू u स्क्वायर, u के स्थान पर u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। तो 2gh तो अपने जगह पर है ही, है ना। ऐसे 2s लेते हैं तो क्या फर्क पड़ा? a के स्थान पर g लिया, s के स्थान पर h लिया। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को हम हटा देते हैं, तो देखिए एक ही लाइन में फिर आपके पास अब आ जाएगा। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं,
अगर लिखना चाहें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as जनरल फॉर्मूला लगाइएगा और यहाँ पर फिर v के स्थान पर क्या दे दिए, v के स्थान पर क्या दे दिए 0 है ना, और u के स्थान पर क्या दे देंगे, तो लिखिएगा तो ये इस चीज को यहाँ पर लगा देना। आई बात समझ में, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं सीधा, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो फिर देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और इसको इधर भेज दीजिए 2gh इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h के स्थान पर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यही जो है मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है। अच्छा ये बताइए वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यू स्क्वायर बाय 2g, तो वह तो यहाँ पर है ही, इसमें साइन स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा लगा, बात समझ रहे, तो वो याद है, हेल्प भी आपको मिल रहा है इसमें कि वो तो रहना ही है। और ऐसे भी सोचिए अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 कर दें, थीटा का वैल्यू अगर 90 कर दें तो क्या होगा, स्पेशल केस में अगर थीटा का वैल्यू 90 कर दें तो क्या होगा बताइए तो साहब, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो कहने का मतलब अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये भी याद है, थीटा का वैल्यू 90 कर लेंगे तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है, साइन 90 क्लियर, साइन 90, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये किसके लिए हो गया फॉर्मूला, फॉर वर्टिकल मोशन, ये किसके लिए हो गया फॉर वर्टिकल मोशन। बोले इसमें कोई आपत्ति है, ये बात समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम हाइट की बात हुई। देखिए हम लोग अभी देखे मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को भी हम दो तरीके से बताएंगे, और यहाँ पहले इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को देख लेते हैं, और टाइम ऑफ फ्लाइट को भी आपको हम दो तरीके से बताएंगे, फिर उसके आधार पर मैक्सिमम हाइट भी आपको और तरीके से मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, बाकी एक चीज कई तरीके से निकल सकता है, ठीक है। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता है क्या, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है क्या बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, और यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, यहां से यहां तक आने में जो लगता है इसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक बात है। तो ऐसा करते हैं पहले यहां से यहां तक की बात हम कर लेते हैं, ये क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो आप ये बताइए, ये तो मैक्सिमम हाइट तक जाने की बात होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, निकालना क्या है, टाइम चाहिए, क्या निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास, टाइम चाहिए, है ना। तो ये टाइम ऑफ एसेंट होगा, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, v इक्वल टू यू माइनस जी डी, यही ना, क्या लेना चाहिए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये आप नहीं भी लिख सकते, लेकिन हम समझाने के लिए लिखे हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, समझो पहले, तो v के स्थान पर क्या हो जाएगा, v के स्थान पर, u के स्थान पर u साइन थीटा। तो चलिए v के स्थान पर 0 दीजिए, u के स्थान पर u साइन थीटा माइनस जी टी। अब जी टी को इधर करिए, u साइन थीटा, तो t इक्वल टू कितना सा, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये टाइम क्या हुआ, ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, ये क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं हुआ,
ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, और जितना टाइम ऑफ एसेंट हुआ उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना कर दीजिए या 2 बार जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो अगर हम ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ। अब यहां देखिए फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, किसकी बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। और क्या करेंगे, इसको 2 से आप गुना कर दीजिए या इसको 2 बार जोड़ दीजिए, एक ही बात है कि नहीं। तो u साइन थीटा अपॉन जी प्लस u साइन थीटा अपॉन जी, दोनों मिलाकर के कितना हो गया साहब, 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, एक बार ऊपर लिख देते हैं कहीं कट रहा हो तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला हुआ साहब, टाइम ऑफ फ्लाइट का हुआ। बोले इसमें कोई तकलीफ है, ये किसके लिए फॉर्मूला आया, टाइम ऑफ फ्लाइट का आया। और टाइम ऑफ फ्लाइट पता ही क्या होता है ना, जब तक बॉडी हवा में रहता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, जब तक बॉडी हवा में रहता है ना। मान लो ऐसे भी टाइम ऑफ फ्लाइट का, कोई भी एरोप्लेन के टाइम ऑफ फ्लाइट का भी यही मतलब होता है। जैसे कोई फ्लाइट दिल्ली से कलकत्ता जाती है मान लो, तो जब तक वो हवा में रहता है, मान लो कि दिल्ली से कलकत्ता अगर वो 2.5 घंटे में पहुंचा देता है, तो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट उसकी 2.5 घंटे की हुई है ना। तो जब तक बॉडी हवा में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अगर रनवे पर ही आपको 1 घंटा रोका रह गया तो फिर वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट में काउंट नहीं होगा। आई बात समझ में, वो टाइम ऑफ फ्लाइट में काउंट नहीं होगा। जब तक फ्लाइट हवा में रहा तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और यहां भी कंसेप्ट वही है, जब तक बॉडी हवा में रहा तो वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। आई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गए। और इसी में देखो, अगर हम थीटा को 0 कर दें स्पेशल केस में, सॉरी थीटा को आप 90 कर लीजिए। 0 करने से तो कोई फायदा होगा नहीं, 0 करने का मतलब तो ऐसे हो गया, तो या तो प्रोजेक्टाइल मोशन या वर्टिकल मोशन कुछ नहीं होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। तो थीटा को 90 करिए, तो 90 करने का मतलब क्या हुआ, कैसा मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, वर्टिकल मोशन। तो जरा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला होगा साहब, साइन 90। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, और ये वर्टिकल मोशन में हम लोग पढ़े थे। तो अगर ये याद है तो ये भी याद है कि नहीं, आई बात समझ में। तो एक तीर से 2 निशाना लगेगा। अगर ये याद है तो वर्टिकल का भी आपको याद है ऑटोमेटिकली। थीटा को क्या करना है, 90 करना है। बात समझ में आया, ये क्लियर हुआ या नहीं, ये समझ गए। तो देखिए यह जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मिला, और इसको जो है फिर हम दूसरे तरीके से पहले देखते हैं। ये समझ गए, एनी डाउट। फिर देखिए जरा इसको ध्यान से समझिए। मान लो किसी समय पार्टिकल अगर यहां पर होता है, सपोज किसी समय पार्टिकल यहां पर होता है, और ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, y है। ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको तो कोई एक ही लिखना है, लेकिन हम दोनों तरफ से समझा देते हैं आपको, जरूरत आपको एक है। मान लेते हैं किसी समय ये पार्टिकल यहां पर है और ये डिस्टेंस कितना है, y है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि y डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगाइए। यहां पर जब किसी समय पार्टिकल है तो क्या इक्वेशन लगाइएगा, तो y का मतलब क्या हुआ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं। तो इसके लिए कौन सा वेलोसिटी लेना होगा, कौन सा वेलोसिटी लेना होगा, u sin थीटा। u cos थीटा को छूना है क्या, नहीं छूना है। किसको लेना है, u sin थीटा को यूज करना है। तो y के लिए इक्वेशन कोई बता सकते हैं, y के लिए इक्वेशन चाहिए, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब समझिए कि s है, h है, y है, जो समझिए इसको। तो h इक्वल टू क्या लेंगे, क्या लेंगे इक्वेशन, और बोलिए
टी से रिलेटेड इक्वेशन होना चाहिए, टी से रिलेटेड होना चाहिए। H इक्वल टू यू टी, ऊपर जा रहा है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दे सकते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल टू, ऐसे तो जनरली यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन u के स्थान पर क्या देंगे? तो चले पहले एक बार गलत इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना? इसको लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। तो यहाँ y इक्वल टू बोलिए तो फिर u के स्थान पर, u के स्थान पर पक्का t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई तकलीफ इसमें? अब ये बताइए, ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल, ये तो यहां तक के लिए आपने इक्वेशन लिया ना, यहां पर लिया ना, y इक्वल टू क्या लिया भाई? तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जनरल इक्वेशन जो होता है u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें हमने क्या चेंज किया? u को u साइन थीटा लिया, यही ना किया? ठीक है। अच्छा अब ये बताओ साहब कि अगर पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंच गया तो y कितना हो जाएगा? y 0 हो जाएगा, लग रहा है ऐसा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। अगर यहां से पार्टिकल चला और यहां पहुंच गया तो इसका मतलब y 0 हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंच गया तो y तो 0 हो गया, और यह जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा? ये टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बात समझ रहे हो ना? ये टाइम ही क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। बात समझ रहे हो? अगर पार्टिकल A से चला और B पर पहुंच गया, इफ पार्टिकल, ध्यान से समझिए, रीचेज फ्रॉम A टू B, A से B की बात, तो साहब पहले तो y 0 हो गया, पहले तो y 0 हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, जो स्मॉल टी हुआ ना वो अब कैपिटल टी हो गया, इसलिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ या नहीं? इसलिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सिर्फ इसका इंडिकेशन चेंज करेंगे और कोई खास बात नहीं। तो अब इसमें क्या करिए, y को 0 करें, उसके बाद u साइन थीटा स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी माइनस हाफ जी, अब स्मॉल टी के स्थान पर, तो ये समझ गए स्मॉल टी को कैपिटल टी क्यों कर दिया? अब नहीं में चेंज करेंगे तो कोई खास बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने इसलिए किया कि अब ये जनरल टाइम नहीं रहा, अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ये तो हमने टाइम कहाँ के लिए दिया था? ये तो यहाँ के लिए दिया था, ये तो कहीं के लिए दिया था, इसलिए हमने जनरल टी मान लिया इसको। लेकिन अब जब ये खास बात हो गया है कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो यह एक खास टाइम भी हो गया, और इस टाइम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ये स्पेसिफिक टाइम है, इस वजह से इसको हमने कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब फिर यहां देखिए जरा ध्यान से, तो एक बार फिर इसको इधर लिख रहे हैं हम, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा इधर। अब ऐसा करते हैं, इसमें t को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? t को कॉमन कर लेते हैं, तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। अब यार इसको देखिए तो जरा, ये फैक्टर और एक ये t वाला फैक्टर, मतलब ये a इंटू बी के फॉर्म में है। तो अगर a इंटू बी मिल करके 0 हो, a इंटू बी अगर 0 हो, इसका मतलब है कि आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, दोनों में कोई भी 0 हो सकता है। आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। बात समझ रहे हो या नहीं? a भी 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, दोनों में कोई भी होगा तो काम हो जाएगा। तो अब यहां भी जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या 0 होना चाहिए, t 0 या इधर वाला 0? इधर वाला। देखो अगर ये t बराबर 0 करें तो इससे तो हमें कोई फायदा होने वाला, अगर t को 0 करें इससे कोई फायदा होने वाला है क्या? तो इससे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट तो आया नहीं। लेकिन आप ये पूछ सकते हो कि ये आया क्यों? कुछ मतलब तो होगा। तो मतलब है, मतलब ये है
कि ये सोचो कि यहाँ पर जो हम लोग पहुंचाए बॉडी को, यहाँ से चला और बॉडी यहाँ पर आया, तो हमने क्या किया, y को 0 किया, y को, तो ये कह रहा है कि y जो 0 है वो 2 समय पर है। एक जिसमें फेंके थे यहाँ भी तो y 0 था, जिसमें फेंके थे यहाँ भी तो y 0 था, और एक जब यहाँ पर ये गिरा उस समय भी y 0 है। तो जिस समय गिरा वह तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, लेकिन जिसमें फेंके वहां भी तो y 0 था, तो उसमें t क्या था, 0 था। आई बात समझ में? लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर फ्रूटफुल मिलेगा आपको, जरूरत इसकी है हमें, u sin थीटा माइनस हाफ gt इक्वल टू 0। तो u sin थीटा इक्वल टू हाफ gt, तो t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। और ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकल गया, इसके पहले भी तो इतना ही निकला है ना। एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तक यहाँ पर में लिखा ही हुआ है, इसको हमने दूसरे तरीके से आपको प्रूव किया। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत? जरा यहाँ इसको फिर समझ लीजिए एक बार। इस जगह पर हमने क्या किया साहब, y को 0 किया, हालांकि अच्छा आपको शायद इसके पहले वाला ही लगा होगा, हाँ समझ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि इसका आगे भी एप्लीकेशन है ना, इसका आगे एप्लीकेशन है इस तरह के कॉन्सेप्ट का। और इसी टॉपिक पे ही नहीं, कई जगह पे एप्लीकेशन है, पूरे फिजिक्स में है, कहीं कहीं है, सब जगह नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, y को 0 किया, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, y को 0 किया। तो y 0 क्यों किया, इसलिए कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना वर्टिकल हाइट कितना कवर करेगा, 0 कवर करेगा। ऐसे समझिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इस वजह से यहाँ पर क्या किया, इसको 0 कर दिया। आई बात समझ में? ये 0 कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर t को कॉमन लिया। हालांकि यहाँ पर t को कॉमन आप नहीं भी ले सकते थे, डायरेक्ट इसको बराबर कर दीजिएगा ना, तो ज्यादा आसानी से आप इसमें आ जाइएगा, है ना। देखिए जैसे आप करके आपको दिखाते ही मिनट में, ये ज्यादा आसान होगा, है ना। जैसे यहाँ से सीधा हम लोग चले जाएंगे, u sin थीटा t इक्वल टू हाफ dt। यहीं पर ये कटा, t बराबर 2 यहाँ गया sin थीटा अपॉन g, ये सीधा यहाँ से आ गया, ठीक है। अब फिर आपके मन में होगा फिर यह t कॉमन काहे के ले लिए थे, तो उसका भी कुछ कारण तो जरूर है, हालांकि ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कुछ फिजिक्स तो है जो आपको ये समझाए कि ये क्या कहता है कि आखिर हम जो y0 किए हैं वो 2 समय पर है। इस वजह से हमने यहाँ पर t को कॉमन किया, और यहाँ से अगर हम सीधे बराबर करके खींच लेते तो ये बात पता हमको नहीं चलता। हालांकि कोई बात नहीं है खास, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए तो हर परमिशन है, हमें कुछ बात उसको समझानी पड़ती है, इस वजह से हम उसको लेकर के चलते हैं। बात समझ में आया कि यहाँ पर ये बात भी पता चला कि आखिर t यहाँ पर 0 क्यों है भाई, तो y तो 2 समय पर 0 है, जब फेंके उस समय y 0 है, और जब गिरा उस समय भी तो y 0 है, तो इसलिए t का 2 वैल्यू होना चाहिए, तो इस वजह से t का यहाँ पर 2 वैल्यू निकला है, ठीक है। और ऐसे सीधे लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ये समझ गए? क्लियर हुआ या नहीं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कितना फॉर्मूला हुआ, 2u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ पेशेंट के लिए कितना हुआ, u sin थीटा। टाइम ऑफ पेशेंट के लिए कितना हुआ, u sin थीटा बाय g। अब देखो जैसे अगर मैक्सिमम हाइट अगर आप निकालना चाहते हैं ना दूसरे तरीके से, तो जैसे h इक्वल टू क्या लेता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लेते हैं। अच्छा ये बताओ इसमें t को क्या रख दें, जरा ध्यान से समझिए, यहां पर t को क्या रख दें ताकि मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, t को क्या रख दें, फुल टाइम ऑफ फ्लाइट या हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दूसरा तरीका हो गया। जैसे यहां पर अगर रख देंगे ना, ये आप निकाल सकते हो,
और यहाँ पर जो है u के स्थान पर फिर क्या ले लेंगे? U sin थीटा। t के स्थान पर बोलो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना साहब? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट u sin थीटा बाय माइनस हाफ g, और फिर t स्क्वायर कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करते स्क्वायर ना, तो बस आगे देख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो मिल जाएगा आपको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस यहाँ देखिए ये तो ये कटा एक, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो बस मिल गया। h इक्वल टू कितना देख लो, एक माइनस आधा है तो आधा मिलेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट को निकालने का दूसरा तरीका हो गया। हालांकि जरूरी नहीं है, जो पहले वाला मेथड उससे आप काम चलाइए। एक्चुअली आपको फॉर्मूला तो याद रखना है, बाकी तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आया? बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। इसमें कोई दिक्कत है तो लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग जो निकालने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके पहले निकाले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और यह जो है फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज को सिर्फ रेंज भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल रेंज को सिर्फ रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को सिर्फ रेंज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर रेंज है क्या? यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर ये गिरा, तो यह जो डिस्टेंस होता है ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। यह जो डिस्टेंस होता है ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। आई बात समझ में? ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसका हमको फॉर्मूला चाहिए। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है तो इसके लिए कौन सा वेलोसिटी हम लोग पकड़ेंगे? किस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे? इसको छोड़ा भी नहीं है। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल है क्या? वर्टिकल वेलोसिटी का इसमें कोई रोल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात अगर करें तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लेंगे हम लोग। किसके लिए लेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लेंगे, और आर तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ही है। तो ये बताइए इसमें इक्वेशन क्या लिया जाना चाहिए? इक्वेशन क्या लिया जाना चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या इक्वेशन लिया जाना चाहिए? u cos थीटा, u cos थीटा इंटू t, इंटू t। कौन सा t? स्मॉल टी कैपिटल टी? कैपिटल टी पक्का? अच्छा ये बताओ u cos थीटा इंटू टी, ये तो हमने दे दिया, क्या प्लस हाफ जी टी स्क्वायर भी होगा इधर? हाफ जी टी स्क्वायर इधर, बात समझ गए ना? इधर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होगा, बीमारी होती है, तुरंत हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हो। दिस इसको नहीं लिखना, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा, तो u cos थीटा इंटू t। ठीक है, अब प्लस इधर कुछ नहीं देने का मन हो तो जीरो दे दीजिए, इसलिए कि एक्सेलरेशन तो इधर होगा नहीं। एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है साहब? तो अब इसको हटा देते हैं, r इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अब टाइम ऑफ फ्लाइट बोलिए। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम लोग निकाले हुए हैं, कितना निकाले थे? इसको पुट कर लें तो यहाँ देखिए रेंज कितना हो गया साहब? u cos थीटा t के स्थान पर 2u sin थीटा अपॉन कितना हो गया? 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। तो r इक्वल टू यहाँ देखो u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। इसको अब इधर 2 को क्यों दिया? ये 2 को यहाँ पर क्यों दिया? हाँ, क्या फॉर्मूला बताओ तो? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा यूज इसका होगा फिजिक्स में, याद रखिएगा इसको। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो इसको क्या कर लेंगे?
यू स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं? sin 2 theta sin 2 थीटा अपॉन जी, और यही रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से देखें एक बार, R इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। तो इसके लिए क्या किया? वर्टिकल वेलोसिटी को नहीं पकड़ा, किसको पकड़ा? हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो टाइम कैसा? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसलिए कि रेंज लेना है यहाँ से यहाँ तक, तो बॉडी यहाँ से चला, यहाँ गिरा, तो ये पूरा टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u sin थीटा अपॉन जी। बाकी तो u स्क्वायर अपने जगह पर, 2u sin थीटा इंटू cos थीटा को sin 2 थीटा कर लिया, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ देखिए एक बार ऊपर इस फॉर्मूला को लिख देते हैं, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन, कोई दिक्कत इसमें? ये रेंज तो हुआ। अब इसमें बात करेंगे, थोड़ा समझिए अब इसको। ये बताइए कि रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है? रेंज मैक्सिमम कब होगा? जरा यहां पर देखें हम लोग। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? 45 डिग्री। देखो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम। और साइन में अधिकतम वैल्यू कितना होता है? साइन में अधिकतम वैल्यू कितना होता है? साइन में अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब sin 2 थीटा का अधिकतम वैल्यू कितना होगा? बोलो, कोई तकलीफ इसमें? तो यहाँ जो है रेंज की बात करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे। आप लोग लिख चुके हैं? एक सेकेंड, इसको पहले समझ लीजिए। फॉर मैक्सिमम रेंज की बात, तो मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? sin 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 का मतलब sin 90। इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू, ये देखिए 2 थीटा और यहाँ 90, तो 2 थीटा इक्वल टू, तो थीटा इक्वल टू 45। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। क्या कहते हैं इसको? कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है कि थीटा क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। मतलब अगर 45 के एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वैसे स्थिति में रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? रेंज मैक्सिमम होगा। मतलब ये हुआ छक्का मारने वाली बात। जैसे कभी कभी देखते हो ना क्रिकेट में कि धीरे ही लगा लेकिन चला गया एकदम बाउंड्री के बाहर, इसलिए कि एंगल अगर एडजस्ट बैठ गया 45 पर तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा? सीधा छक्का निकल गया। और कभी कभी होता है कि मारा तो बड़ी जबरदस्त शॉट, लेकिन एंगल हो गया 60 डिग्री 70 डिग्री, तो बाउंड्री पर कैच लगा के इस बार तो एकदम स्टेडियम बाहर कर देगा, लेकिन एंगल ज्यादा होने की वजह से गड़बड़ हो जाता है। आई बात समझ में? बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो थीटा इक्वल टू 45 जब होगा तो वैसे स्थिति में रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आई बात समझ में? थीटा 45 होगा तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे मान लो कोई दो फ्रेंड ही हो, पत्थर फेंकने का रेस लगा रहे हो, देखते हैं कि किसका कितना दूर जाता है। तो जो थोड़ा उस्ताद होगा जैसे वो थोड़ा सा एंगल 45 को मेंटेन करेगा, और जो ज्यादा ताकत वाला रहेगा वो तो मारेगा, वो सोचेगा मेरा ही दूर जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना करके जोर लगा के दे देगा, लेकिन फेल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन फॉर किसका हुआ? मैक्सिमम रेंज। एक आगे बताएंगे कंडीशन फॉर सेम रेंज, वो अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजेबल है। कंडीशन फॉर सेम रेंज बताएंगे, ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज था। ठीक है, बाकी आगे वो हम डिस्कस करेंगे, है ना, इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये समझ गए? ठीक है, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन?
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोको क्या लाइक और सब्सक्राइब, है ना, शेयर कमेंट भी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।